मतलब अगर फाइनेंशियल सीएफए में लेवल 1 अगर क्लियर हो जाता है तो लेवल 2 और लेवल 1 में क्या फ़र्क होता है? राइट सो मैंने तो अप्रैल अगस्त में क्लियर किया था सी एफ लेवल। मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट ईयर दूंगा सी एफ लेवल 2। राइट सो सी एफ लेवल 2 को आउट ऑफ 3 लेवल सबसे डिफिकल्ट बोलते हैं। लेवल 3 से ज़्यादा डिफिकल्ट है वो। उसका रीज़न ऐसा है कि उसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। राइट सो अगर तुमने एक क्वेश्चन तुम अंडरस्टैंड नहीं कर पाया तो उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन जो आते हैं उन 4 क्वेश्चन में तुम्हारा पूरा ये बन जाता है। तो अब तेरा क्या प्लान है फ्यूचर में कि अब जैसे स्कूल में तो चल ठीक है तूने अपना कांड वांड कर लिए और कराटे भी कर लिया और थोड़ी फिजिक्स बिल्डिंग कर ली, कॉलेज में अब तेरा ये है कि तूने क्लब फाइनेंस सीएफए कर लिया, तो अब आगे क्या प्लान है और इसके बीबीए के बाद? राइट सो तो मैं सोच रहा हूँ फिलहाल कि कॉलेज के 2-3 साल काटने हैं जैसे वैसे। उसके बाद लाइक कैट जी मैट का जो कॉन्फ्लिक्ट है वही कॉन्फ्लिक्ट मेरा भी काफ़ी हद तक पर मैं थोड़ा जी मैट की तरफ ज़्यादा लैंड हूँ। सो हेलो गाइस, आज मेरे पास जो गेस्ट है मैं उसका इंट्रोडक्शन कैसे दूं? टीसीजी फाउंडर या केस कंपटीशन एक्सपर्ट या फिर फाइनेंस एक्सपर्ट, नाम है सुमित सूर्यवंशी। लेकिन फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपको सीएफए लेवल 1 क्लियर करना है या फिर आई एम अहमदाबाद का केस कंपटीशन में विनर आना है तो इस बंदे से बढ़िया टिप्स कोई नहीं दे सकता। इस बंदे ने बहुत चीज़ें उखाड़ी लाइफ में और आगे भी उखाड़ता रहेगा। तो लेट्स गेट डाइव इनटू दिस जर्नी। थंबनेल और टाइटल से तो पता चल गया होगा कि आज हमारे गेस्ट कौन है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट या सीएफए लेवल 1 क्लियरेंस, क्या बोलूँ उनको मैं। नाम है सुमित सूर्यवंशी। कैसा है भाई? बढ़िया बढ़िया, तो कैसा है? बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल। तो कैसा है तेरा फाइनेंशियल जर्नी का बैकग्राउंड और तेरा कैसे रहा इसमें इंटरेस्ट क्रिएट कैसे हुआ जनरली? वो तो क्रिएट तो होते होते हो गया था। मैं परस्यू जेई कर रहा था, फिर मुझे पता चला कि आई मैट वगैरह होता है एग्ज़ाम, तो मैंने सोचा ट्राई करके देखते हैं। 1-2 महीने पढ़ाई की, अब जो निकलना था निकल गया, आ गए हम कॉलेज। चल अच्छा है, लेकिन मतलब ये तो आईपी मैट का रिलेटेड है, लेकिन अगर तेरे को अपने बैकग्राउंड में जाना हो कि तेरा फाइनेंशियल डोमेन में कैसे इंटरेस्ट क्रिएट हुआ स्कूल लाइफ के, या फिर कभी तेरा पेरेंट्स को लेके था कि तेरे को फाइनेंशियल लाइन में ही जाना है, तो वो तेरा क्या कैसा बैकग्राउंड था उसमें? राइट सो मैंने 8 से काफ़ी इंजीनियरिंग वगैरह परस्यू कर रहा था। मैं 8 से कोचिंग वगैरह ज्वाइन की थी, तो वही कंटिन्यू करना था। मेरे पापा इंजीनियर है, तो बस उसी की तरह फॉलो कर रहा था मैंने डिस्कवर किया, फिर मतलब खुद से डिस्कवर किया मैंने काफ़ी 8-9 से कि फाइनेंस ही होता है। तो धीरे धीरे इससे पढ़ाई और की, पता चला कि यहाँ पे भी काफ़ी स्कोप है, ये भी किया जा सकता है। पर तब तक 11th-12th में काफ़ी ज़्यादा कमिटमेंट हो गई थी साइंस की तरफ, तो थोड़ा चेंज करना मुश्किल था। पर पेरेंट्स वगैरह ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, लेकिन उन्होंने कहा था जो करना है वो कर, बस सही से करना। तो बस वही उन्होंने सपोर्ट किया, मैं थोड़ा कर लिया, तो इस तरह से इंटरेस्ट डेवलप हो गया। तो मतलब फाइनेंशियल जर्नी में तेरे को अगर आगे परस्यू करना था तो तूने सीएफए के बारे में कब सोचा था कि इसको परस्यू करना है आगे? सो 11th-12th में मुझे सेफ है क्या होता है पता चल गया था। धीरे धीरे पता चला कि वो इम्पोर्टेंट भी है। उसकी एलिजिबिलिटी होती है कि तुम कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बाद दे सकते हो। तो बस मैंने प्रिपेयर करना शुरू करा धीरे धीरे, और अब फर्स्ट ईयर के बाद जो फर्स्ट ईयर में दे दिया, तो ऐसे ही चलता है। तो कैसे प्रिपेयर करता है? अगर मान लें किसी को अगर अभी बिगनर है जो सीएफए स्टार्ट करना चाहता है या फिर उसको कुछ नहीं पता सीएफए के बारे में, तो तू उसको कैसे इंट्रोड्यूस करेगा और मतलब सीएफए की कैसे तैयारी कर सकता है वो स्टार्ट? राइट सो अब क्या हो गया है ना, मतलब पहले लाइक 3-4 साल पहले तक रिसोर्सेज वगैरह इतने ज़्यादा नहीं थे। अब बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज से बहुत ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं। तो तुम्हें एक तो फर्स्ट बात है, गाइड करने के लिए कोई भी बहुत इजीली मिल जाएगा। उसके बाद ऐसा है कि द अमाउंट ऑफ फ्री रिसोर्सेज जो अवेलेबल है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। तो उस तरीके से इंटरनेट पर जाओगे, सीफे डालोगे, बहुत ऑलमोस्ट सारे रिसोर्स मिल जाएंगे। उसके बाद ऐसा है कि वो ऐसा एक परसेप्शन था कि सीएफए जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। सो वो एक्सपेंसिव है, एग्ज़ाम तो एक्सपेंसिव है, पर उसकी स्कॉलरशिप वगैरह से काफ़ी कवर हो जाता है। ऊपर से सेकंड थिंग ये कि उसके रिसोर्सेज काफ़ी महंगे आते थे। सो अब वो भी काफ़ी सस्ते हो गए, काफ़ी सारे फ्री रिसोर्सेज मिल जाते हैं। कोचिंग क्लासेस वाले जो है उन्होंने भी फीस वगैरह काफ़ी रीजनेबल कर दी है, तो वो बहुत बेनिफिशियल हो गया है। अब किसी को अगर स्टार्ट करना हो आज तो कर सकते हो। बस ये करना ये करना इंपॉर्टेंट है कि तुम बस फोमो के चक्कर में सीएफए ना करो। देखो कि तुम्हारा सच में इंटरेस्ट है क्या तुम वो परस्यू करना चाहते हो, क्योंकि सीएफए काफ़ी स्पेशलाइज्ड है। वो करने के लिए मतलब अगर तुम सीएफए करते हो तो मतलब ऐसा ही है कि एक तो तुम्हारा काफ़ी हद तक डिसाइड होना चाहिए कि तुम एक तो फाइनेंस परस्यू करोगे या फाइनेंस से रिलेटेड कुछ परस्यू करोगे। फिर उस सर्टिफिकेशन की वैल्यू हो। मतलब अगर फोमो में कर रहे हो तो वो ना करो, से मैं एडवाइस करूँगा बस थोड़ा रिसर्च कर लो कि क्या करना है तुम्हें, कैसे करना है। और एक बार फिक्स हो जाए कि फाइनेंस से परस्यू करना है तो वो करना बहुत बेटर रहेगा। तो मतलब अगर फाइनेंशियल सीएफए में लेवल 1 अगर क्लियर हो जाता है तो लेवल 2 और लेवल 1 में क्या फ़र्क होता है? कि लेवल 2 फिर उसके बाद ज़्यादा टफ हो जाता है या फिर उसमें ऑब्जेक्टिव की जगह सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाते हैं? मतलब किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और उसको फिर आगे तेरा क्या प्लान रहता है लेवल 2 के लिए? राइट सो मैंने तो अप्रैल अगस्त में क्लियर किया था सीएफए लेवल। मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट ईयर दूंगा सीएफए लेवल 2। राइट सो सीएफए लेवल 2 को आउट ऑफ 3 लेवल सबसे डिफिकल्ट बोलते हैं।
लेवल 3 से ज़्यादा डिफिकल्ट है वो। उसका रीज़न ऐसा है कि उसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, राइट। ओके। सो अगर तुम्हारा तुमने एक केस स्टडी तुम अंडरस्टैंड नहीं कर पाया तो उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन जो आते हैं उन 4 क्वेश्चन में तुम्हारा पूरा ये बन जाता है, पर से क्वेश्चन रिलेटेड हो जाते हैं। तो अगर तुम एक क्वेश्चन गलत करते हो तो थोड़ा हाई चांस है तुम्हारा सेकंड भी गलत हो। तो इसलिए उसे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल बोलता है। तो सी एफ ए लेवल 2 अगर सपोज कर मैं तो चाहता हूँ कि तेरा क्लियर हो, तो इसमें क्या मतलब ईयर वाइज होता है कि सी एफ ए लेवल 1 एक या फिर 2 फिर थर्ड अलग ईयर या फिर कंटिन्यूस में भी दे नहीं, सकते ऐसा है बेसिकली देने को तुम कभी भी दे सकते हो, राइट। एक एक सी एफ लेवल तुम 2 बार दे सकते हो, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हो। सो ऐसा बोलते हैं कि अगर तुम 3 साल में 3 कर सकते हो तो वो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि करियर वाइज बहुत एडवांटेज मिल जाता है। और बस तुम एक बहुत अर्ली स्टेज पे तुम्हारे पास सी एफ सही हो जाता है, लाइक लेवल 3 क्लियर इज सिग्निफिकेंटली बिग डील। ऐसा आई थिंक अभी तक 2 या 3 लाख लोग हैं पूरे वर्ल्ड में जो सी एफ लेवल 3 तक क्लियर कर चुके हैं। तो आगे क्या एडवांटेज रहते हैं जो सी एफ ए लेवल 3 या फिर 2 तक भी पहुँच जाते हैं? राइट। सो एक वो है कि सर्टनली पहली बात ऐसी है कि तुम्हारा जो ये राइट तुम्हें जो फाउंडेशनल नॉलेज होता है फाइनेंस के लिए वो बहुत आ जाता है। अब उसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर तुम सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो फाउंडेशनल नॉलेज तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे। सेकंड बात ऐसी हो जाती है कि अगर तुम फाउंडेशनल नॉलेज है तुम्हारे पास तो उसे प्रैक्टिकल में यूज़ करने के लिए तुम्हें वो थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद ऐसा है वो सेकंड बात ऐसी आ जाती है कि वो एज वाली बात जो है, राइट, मतलब अगर तुम सी कर रहे हो तो तुम्हारे पीयर्स नहीं कर रहे तो एक सर्टन लेवल ऑफ एज बन जाती है। तो सही बात है। लेकिन तेरे को नहीं लगता कि अब जैसे यहाँ हमारे बैच में पहले सी एफ ए जनरली तू नहीं स्टार्ट किया था, हमारे बैच में और कोई नहीं कर रहा था, लेकिन अब तेरे को देख के और भी लोग इंस्पायर हो रहे हैं कि मैं भी सी एफ ए कर सकता हूँ। तो क्या लगता है कि आउट ऑफ फोमो कर रहे हैं या फिर आउट ऑफ इंटरेस्ट कर रहे हैं कि जस्ट बिकॉज तू कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, ऐसा भी लोग करते हैं? राइट। सो हमारे यहाँ पे तो सीन ऐसा मुझे तो लगता है एक फोमो वाला फैक्टर काफ़ी बड़ा है। एटलीस्ट अपने बैच में तो है और जूनियर्स में तो बहुत ही ज़्यादा है। सो वो एक बात है कि फोमो में करना है तो कर सकते हो, पर फिर देख लो कि क्या तुम्हें ये परस्यू करना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, राइट। जैसे मैंने कहा एग्जाम फीस भी काफ़ी ज़्यादा है, प्लस जो प्रिपरेशन टाइम वगैरह लगता है वो भी बहुत है। वो तुम कर रहे हो और तुम्हारा बाई चांस नहीं होता, मतलब ऐसा होना ही चाहिए पर बाई चांस नहीं होता है, तो वो काइंड ऑफ सेटबैक नहीं है पर वो काफ़ी डिमोटिवेटिंग हो सकता है। तो बस उसी तरीके से थोड़ा एक बार सोच के फिर जो लोग करना मैंने चाहते हैं देखा है जनरली थोड़ा बेटर हो। कि मतलब जो हमारे जूनियर्स है वो तुझसे एडवाइस लेते रहते हैं सी एफ ए भैया कि लेवल 1 कैसे क्लियर होगा, कैसे स्टार्ट करें। मैं देखते रहता हूँ तो बात करता हूँ उनसे। राइट राइट। सो वो तो ठीक है, लाइक अब मैं जब पढ़ रहा था मैंने भी काफ़ी लोगों से एडवाइस वगैरह ली थी, अब भी लेता हूँ लेवल 2 के लिए। सो मुझे कहीं तक लगता है कि वो मेरी ड्यूटी है कि मैं उन लोगों को बताऊँ, तो मैं नहीं, उसको कर देता हूँ। दैट इज़ गुड यार। लेकिन मतलब तूने बोला कि स्कॉलरशिप थोड़ी एक्सपेंसिव या फिर इसकी फीस एक्सपेंसिव, लेकिन स्कॉलरशिप से थोड़ी कटअप हो जाती है, तो राइट क्या प्रोसीजर रहता है स्कॉलरशिप अप्लाई करने का और उसकी एलिजिबिलिटी कैसी रहती है? राइट। सो बेसिक स्कॉलरशिप के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, जो सी लेवल 1 दे रहा है वो अप्लाई कर सकता है। और हर लेवल के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ता है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो बेसिकली अगर तुम्हें स्कॉलरशिप चाहिए तो उसमें बस डेमोन्स्ट्रेशन करना होता है कि क्यों क्यों तुम्हें फाइनेंशियल क्या तुम्हारी फाइनेंशियल नीड है, उसके बाद क्यों तुम स्कॉलरशिप डिजर्व करते हो, और तुम्हारा इंटरेस्ट इन फाइनेंस कैसा है। और एक और पैराग्राफ ऐसा आता है कि अगर तुम्हें सी एफ ए स्कॉलरशिप मिल जाती है तो तुम्हारे डिफरेंस में तुम्हारे जीवन में कितना डिफरेंस आएगा उससे। ये एक अच्छा। इम्पॉर्टेंट बात है। तो मतलब बेसिकली इतना है कि तेरे को अपना एस ओ पी लिखना होता है मोटा मोटा, और ये लिखना होता है कि हाउ विल इट मेक डिफरेंस इन लाइफ इफ यू गेट द स्कॉलरशिप। राइट तो मतलब स्कॉलरशिप लॉटरी बेस पे होती है या फिर किसी रैंडम बेस पे होती है या फिर वो जो एस ओ पी होता है उसकी बेस पे होती है? राइट। स्कॉलरशिप्स सी एफ इंस्टीट्यूट वाले जो है वो बहुत लाइक ज़्यादा ये करके देते हैं, एग्जामिन करके देते हैं, वो उन्हीं लोगों को देते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा नीड है, राइट। एक और एडवाइस ऐसी है कि स्कॉलरशिप एसेस में प्लीज़ झूठ मत बोलना, अगर बाई चांस कोई फंस जाए तो वो काफ़ी बुरा फंस जाएगा। सो स्कॉलरशिप एसेस में झूठ बोलना इतना रिकमेंडेड नहीं होता है। जूनियर्स के लिए खास या करिए। हाँ, बस वही बात है। अच्छा मतलब तूने फाइनेंशियल डोमेन में इतना आगे परस्यू करने के मैंने देखा कि तूने क्लब भी अपना स्टार्ट किया है राइट अब आई एम गोदिया कॉलेज में। तो वो क्लब की कैसी जर्नी रही और वो कितना सी एफ ए से या फिर फाइनेंशियल डोमेन से कितना अलाइंड है? राइट। ओके। सो क्लब सो बेसिकली क्या हो रहा था, राइट, सब लोग आई एम इंदौर के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। सो आई एम इंदौर का एक अपना फाइनेंस क्लब है, राइट। सो उनके फाइनेंस क्लब में उन्हें वो लोग पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, उसका लगभग 16 लाख का AUM है, और वो एच कैपिटल नाम है क्लब का, राइट। सो अब मैं भी परस्यू कर रहा था, सब लोग का आई एम इंदौर ही जाना था। सो आई एम बोध गया में आ गया सोचा कि तो हमने सोचा था कि ठीक है अगर वो लोग कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, राइट। सो बस ऐसे ही हमने शुरू किया था, कुछ सीनियर्स वगैरह से बात हो रही थी मेरी, तो हम लोगों ने काफ़ी लोग को अप्रोच किया, पता किया कि इंटरेस्ट वगैरह है क्या। तो हमें ऐसा पता चला कि इंटरेस्ट काफ़ी लोगों को इस फील्ड में, बस जो है कैसे करना है क्या करना है उस पर काफ़ी कम ज्ञान है। ऊपर जो फाइनेंस क्लब है एग्जिस्टिंग कॉलेज वो काफ़ी अच्छा काम करता है, पर एक जो मॉक पोर्टफोलियो या पोर्टफोलियो मैनेज करने वाला ये होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो अभी तक हमारे कॉलेज में काफ़ी नेग्लिजिबल था। सो हमने सोचा उस तरीके से कुछ कर सकते हैं, राइट। सो हमने कई फैकल्टी से बात की, हमारे हमारे क्लब चेयरपर्सन उन्होंने काफ़ी हेल्प की हमें। सो इस तरीके से करते करते बस हमारा क्लब एक एस्टेब्लिश हो गया था।
बेसिकली हम लोग क्लब में एक मॉक पोर्टफोलियो सिमुलेट करते हैं जिसमें हम लोग रियल टाइम प्राइसेस के साथ एक पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, राइट। सो पोर्टफोलियो में हम लोग काफ़ी सारे एसेट क्लासेस, काफ़ी सारे कंट्रीज और काफ़ी सारे स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं, राइट। तो काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है उसका अभी, तो देखते हैं आगे जाके क्या तो होता है। फ्यूचर में तेरा क्या है क्लब को लेके कि देखो इसमें आगे क्या क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, और तू जूनियर से क्या एक्सपेक्ट करता है इस क्लब में? राइट। सो काफ़ी हद तक ऐसी बात है कि हम लोग ने काफ़ी काम किया हुआ है, पर हम लोग के भी अब काफ़ी सारे अलग काम शुरू हो कमिटमेंट्स रहे भी हैं, रहती है। कमिटमेंट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो बस वही बात है, हम सोच चाहते हैं कि अब मैंने कर लिया इस साल, तो बस मैं ऐसा चाहूँगा कि अब मेरे साथ कोई जूनियर्स वगैरह हो तो वो टेक ओवर करे क्लब, राइट। राइट। आगे कुछ सोचे। अब हम लोग फिलहाल मॉक कर रहे हैं, वो लोग रियल इन्वेस्ट कैपिटल ला सकते हैं, तो उस तरीके से प्रोसीड करना है। नहीं सर, यार तू क्लब भी सही कर रहा है, सीएफए भी कर लिया अब तेरा। हाँ, केस कॉम्स भी तेरा मैंने सुना है कि केस कॉम्पिटिशन वगैरह भी तो अच्छे करता है, तो फाइनेंशियल डोमेन में केस कॉम्स करता है या फिर स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट? क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू जनरली अनस्टॉप पे जनरली सारे केस कॉम जो अच्छी कंपनीज या फिर जो अच्छे कॉलेजेस वगैरह कराते तो सब में उसमें रहता। तू अभी शायद आईएम कोई जीत के भी आया था, तो क्या तेरा केस कॉम के लिए कैसे वो रहता अप्रोच? राइट। सो केस कॉम्स में बेसिकली ऐसा नहीं कि फाइनेंस स्पेसिफिक करता हूँ, इवन तो मुझे फाइनेंस स्पेसिफिक करने चाहिए, वो से लगता है से कर लेता हूँ मैं। तो सीन ऐसा है कि मतलब एक हम लोग नए नए आए थे कॉलेज में सब लोग, तो हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने काफ़ी केस कॉम्स वगैरह बना दिया था। सो उस तरीके से हम भी इंस्पायर हुए, हमने थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया। सो हम लोग का एक ही हमें एडवांटेज था, एडवांटेज नहीं था मतलब, वो पता नहीं कैसे हो गया, हमारा जो फर्स्ट केस कॉम था हम वो काफ़ी जल्दी जीत गए एज़ कम्पेयर टू ये। सो वो मतलब आई वोंट से फ्लूक है, पर काफ़ी भगवान की कृपा थी हम लोग उस टाइम पे। तो उस तरीके से फिर शुरू हुआ, एक केस कॉम जीत गया, थोड़ा ज़्यादा मोटिवेशन हो गया। फिर लोगों से बातें बातें की तो फिर रियलाइज़ हुआ कि हमने जो जीता है वो हमने ऐसे ही जीत गया। उसके बाद केस कॉम करने का एक पूरा फ्रेमवर्क होता है, मेथोडोलॉजी होती है, तुम कैसे क्या अप्रोच करते हो, उस तरीके से शुरू होता है। फिर वही थोड़ा आपको पता किया, थोड़ा रिसर्च किया, पढ़ाई की, उसके बाद वर्क किया काफ़ी, दो चार केस कॉम हारे, दो चार केस कॉम जीते। उसके बाद जाके एक पूरा ये बनता है, राइट, मतलब एक्सपीरियंस बनता है, फ्रेमवर्क बनता है, कैसे करना है, क्या होता है। मतलब हर केस को हमको अप्रोच करने का एक तरीका होता है, फिर तुम कैसे सोल्यूशन ये करते हो, कैसे सोल्यूशन प्रेजेंट करते हो। काफ़ी सारे रिसर्च आता है उसमें, काफ़ी मेहनत जाती है। सो वो एक बात है, मतलब अगर तुम रैंडमली कोई एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके उस पर सॉल्व करते हो, वर्क कर रहे हो, लाइक आई डोंट थिंक चैट जीपीटी से केस को सॉल्व कर रहे हो तो वो सबसे गलत है, राइट। क्योंकि चैट जीपीटी लिमिट कर देता है तुम्हें, चैट जीपीटी से फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग के लिए जो एक्चुअल सोल्यूशन होता है केस कॉम्स का, लाइक मैंने तो ऑब्जर्व किया, वो सेकंड ऑर्डर इसमें होता है। ठीक है। सो वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब अगर कोई स्ट्रैटेजी ऐसी तू देना चाहे कि किसी को जो केस कॉम को जिसको कुछ नहीं पता और वो स्टार्ट करना चाहे, तो कहाँ से सीख सकता है? जनरली कैनवा पे लोग वो करते हैं, अपना केस कॉम डिज़ाइन करते हैं, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी केस कॉम के लिए? राइट। सो अगर किसी को केस कॉम्स वगैरह करना है तो आई वुड से वो बहुत सी अपॉर्चुनिटी है, एंड आई वुड सजेस्ट कि जितना कर रहे हो फर्स्ट ईयर में ही कर लो, क्योंकि वो काफ़ी एडवांटेज होता है। सेकंड ईयर में लाइक हमने डिस्कस किया, कमिटमेंट्स काफ़ी बढ़ जाती है, टाइम वगैरह काफ़ी कम मिलता है केस कॉम्स के लिए। दूसरी बात ऐसी रहती है, तो केस कॉम्स के लिए भी काफ़ी सारे रिसोर्सेज बढ़ गए। और एक इम्पॉर्टेंट ऐसा है कि हर कॉलेज का कंसल्टिंग क्लब जो होता है, राइट, वो एक केस बुक निकालता है। सो केस बुक में एक सेट ऑफ केस इंटरव्यूज़ होते हैं, राइट। सो अगर तुम चाहते हो कि तुम केस कॉम्स की प्रैक्टिस कर पाओ, सो उसी में तुम क्या कर सकते हो कि एक केस इंटरव्यू लेते हो, केस इंटरव्यू का एक ट्रांसक्रिप्ट होता है, राइट। तुम ट्रांसक्रिप्ट पढ़ पढ़ के वो केस खुद से सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो, उसके बाद सोल्यूशंस भी होते हैं। तो तुम ऐसा करते जाओगे, राइट, तुम्हारी एक प्रैक्टिस बनती है कि ठीक है, एक प्रॉब्लम है, उसे कैसे अप्रोच करना है। उससे सिर्फ चैट जीपीटी डाल के सॉल्व नहीं होने वाला है। एक प्रॉब्लम को तुम कैसे अप्रोच करोगे, क्या पार्ट्स होते हैं उसके, कैसे उसका रूट कॉज आएगा, कैसे उसका सोल्यूशन आएगा, वो काफ़ी है। उसके बाद रही बात कुछ प्रेजेंटेशन की बात है, राइट। सो ये इंडिया का बहुत एटलीस्ट इंडिया में ऐसा होता है कि तुम केस कॉम्स के सॉल्यूशंस पे काफ़ी कम जज किए जाते हो, पर तुम्हारे स्लाइड की प्रेजेंटेशन में ज़्यादा जज किए जाते हो। ओके। तो जीडी वाला पार्ट जो रहता है, राइट, उस पर बहुत ज़्यादा जज होता है। तो मतलब एक ये है कि तुम जो लोग जीत चुके हैं उनकी पीपीटीज लेके सिर्फ अगर वो पीपीटीज रिक्रिएट करना ट्राई करोगे तो भी तुम्हारा जीडी में काफ़ी ये बन जाएगा। सो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो जनरली मतलब केस कॉम जो होते हैं वो अच्छे कॉलेजेस या फिर उनके ट्राई करने चाहिए, या फिर कोई सा भी केस कॉम में कर ले? राइट। सो एक ये बात ऐसी हो जाती है कि अगर तुम्हें केस कॉम्स करने हैं तो इवेंचुअली लाइक अगर प्लेसमेंट्स वगैरह के टाइम पे तुम देखना चाहोगे तो आई वुड से कि एबीसी, शायद इंदौर तक, या फिर और कंपनी केस कॉम्स, इतने ही केस कॉम्स मोस्टली मैटर करते हैं इस सीरीज में। बाकी केस कॉम्स इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते। पर ऐसा नहीं कि बाकी केस कॉम्स करने नहीं चाहिए, क्योंकि उससे फिर क्या हो जाता है ना, प्रैक्टिस वाली बन जाती है। स्टेपिंग स्टोन भी रहता है कि राइट, स्टेपिंग स्टोन वाली बात हो जाती है। प्लस थोड़ा सा तुम अगर लो लेवल कॉलेज से थोड़ा जीतोगे, थोड़ी मोटिवेशन वगैरह भी आती है। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो करना चाहिए। तो केस कॉम इज इम्पोर्टेंट इफ़ यू हैव टू इनहांस योर सीवी। इन्हांस योर सीवी वाली बात कम है, इट्स मोर लाइक कि तुम्हें रियल वर्ल्ड का थोड़ा एक्सपीरियंस मिलता है, प्लस अप्रोच प्रॉब्लम्स को अप्रोच करने का पता चलता है
कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं उस पर काफ़ी ये मिलता है। तो केसकॉम के साथ आजकल हैकाथॉन्स भी बहुत मतलब ट्रेंड में आ रहे हैं, तो कुछ स्पेसिफिक हैकाथॉन जो तूने कभी ऐसे अप्लाई किया हो या फिर कभी क्लोज उस तक पहुंचा हो या फिर कभी जीता भी हो हैकाथॉन, क्योंकि हैकाथॉन मैंने देखा है कि अब वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे भी अच्छा उसका स्केल है, तो हैकाथॉन्स और केसकॉम में कुछ डिफरेंस रहता है या वैसे सिमिलर ही रहते हैं? राइट, सो हैकेथॉन्स का मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं, पर जहाँ तक मुझे पता है वो थोड़ा टेक्नोलॉजी साइड हो जाता है, राइट। मतलब जो लोग इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए वो हैकेथॉन ज़्यादा परस्यू करते हैं, सो मतलब वहाँ पे केसकॉम वाला कल्चर कम होता है, हैकेथॉन वाला कल्चर ज़्यादा होता है, सो वो लोग ज़्यादा परस्यू करते हैं। मैंने मैंने आई डोंट रिमेंबर कोई हैकेथॉन पार्टिसिपेट किया हो, वही आई डोंट रिमेंबर कभी परस्यू किया होगा मैंने हैकेथॉन। तूने अभी बात की थी वो केस बुक के रिगार्डिंग, राइट तो तू एक केस बुक शायद स्ट्रैटेजी के लिए भी बना रहा था, राइट तो तेरा क्या उसमें आगे क्या वे फॉरवर्ड है कि मतलब वो जो केस बुक थी वो किस पर्टिकुलर लॉजिक के लिए बना रहा था या फिर क्यों बना रहा था, क्योंकि वो केस बुक शायद तूने 250-300 पेज की लंबी तो बनाई थी, तो उसका क्या अब तक कंप्लीट हो चुकी है या फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट्स बाकी हैं? राइट सो राइट, हमारे यहाँ पे जो कंसल्टिंग क्लब है स्ट्रैकॉन, हमने हर साल राइट, हमने पिछले साल से केस बुक बनना स्टार्ट किया, राइट। हमारे सीनियर्स ने पिछले साल बनाई थी, हम लोग इस साल बना रहे हैं। सो इसमें दो काफ़ी एडवांटेज है हमारे यहाँ पे कि हर कॉलेज में एक तो MBA वाले जो है वो केस बुक बनाते हैं, पर अपने यहाँ पे IPM वाले स्टूडेंट्स जो है केस बुक बनाते हैं। दैट इज बढ़िया। सेकेंड बात ऐसी होती है कि जो एक्सपोजर मिलता है केस बुक से वो काफ़ी ज़्यादा है, राइट। तो बहुत लोग से बात करने मिलती है, नेटवर्किंग काफ़ी बढ़ जाती है, ये एक बात होती है। और हमारी केस बुक आई वुड से हमारी केस बुक आई थिंक अपना फर्स्ट थर्ड जनरेशन आया है मैं केस बुक लॉन्च करने के लिए, नाइस बाकी किसी भी थर्ड जनरेशन आया हमने केस बुक लॉन्च नहीं की थी। हमारी केस बुक जो है इस साल की वो ऑलमोस्ट बनी चुकी है, बस अभी कुछ दिनों में रिलीज़ करनी है। तो हम लोग एक 5 लोगों की केस बुक टीम में हमने ठीक ठाक मेहनत की थी, हमें काफ़ी जूनियर्स वगैरह में बहुत हेल्प की है, तो केस बुक तो काफ़ी सही बन रही है। हमारी केस बुक इस बार 270 पेज की अहमदाबाद की है, हमारी 297 पेजेस की बन रही है। तो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अहमदाबाद? राइट, सो अहमदाबाद का कैसा है ना, अहमदाबाद काफ़ी प्रोफेशनल लोगों के लिए, राइट। वो कैसा है, अगर जो लोग फॉर एग्जाम्पल जो McKinsey BCG बैंक के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं, राइट, सो वो लोग वो केस बुक पढ़ के इंटरव्यू दे सकते हैं। पर हमने सोचा था कि वो नीड काफ़ी लोग पहले एड्रेस कर चुके हैं, अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता है, जो लोग को कंसल्टिंग इंटरव्यूज देने हैं उनके नीड्स का प्रॉब्लम सॉल्व है। हमारा यहाँ पर सोचा था कि जो लोग को केस कॉम सॉल्व करने फॉर एग्जाम्पल, या जो लोग को कंसल्टिंग के बारे में जस्ट पहला ये करना है, तो उनके लिए क्या। सो हमने जो केस बुक बनाई है वो हमारे अंडर ग्रेड के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल केस बुक है। आई वुड से जब तक मैंने ठीक ठाक केस बुक्स रिव्यू किए हुए हैं, सो आई वुड से उन सब के बेस्ट थिंग्स लिए हमने, फिर बाकी कुछ चीज़ें लिए, कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो बाकी किसी केस बुक में नहीं वो हमारे केस बुक में है। तो ऐसी सारी चीज़ें हमने इंक्लूड करके हमने एक अंडर ग्रेड्स के लिए सबसे सूटेबल केस बुक बनाई है। सो अगर किसी को केस कॉम्स वगैरह में पार्टिसिपेट करना है या इस तरह कुछ करना है तो केस बुक काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट तो वो होगा। केस बुक कहाँ रिलीज होती है और कहाँ पे दो लोग देख सकते हैं? राइट, केस बुक अभी रिलीज़ नहीं हुई है, केस बुक कुछ दिनों में रिलीज़ हो जाएगी। केस बुक मोस्टली कॉलेज की जो कंसल्टिंग क्लब है स्ट्रैकॉन, उसके लिंक्डइन पेज पे आती है। तो हर साल बनती है, तो मतलब ऐसा कुछ उसमें चेंजेस रहते हैं या फिर बिल्कुल कंप्लीट डिफरेंट है पिछले साल से जो सीनियर्स बनाते हैं? राइट, सो बेसिकली क्या होता है ना, केस बुक जब बनती है एक वो स्टैंडर्ड एडिशन बनती है, स्टैंडर्ड एडिशन में केसेस ऐड होते हैं, ऐसा कुछ एडिट्स होते हैं या फिर ये होता है। हमारी जो पिछले साल बनी थी वो काफ़ी अच्छी केस बुक थी, लाइक वन ऑफ द बेस्ट केस बुक्स थी वो। आई थिंक 8th रैंक किया था उसने पूरे इंडिया में पिछले साल की केस बुक ने। हमारी जो केस बुक इस साल है हमने पूरा चेंज कर दिया ऑलमोस्ट, काफ़ी कुछ रिफॉर्म हुआ है, काफ़ी सारे केसेस ऐड किया है। पिछले साल 21 केसेस थे, हमारे आई थिंक 39 केसेस है, राइट। तो काफ़ी ये है। तो बस अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जूनियर्स वगैरह काफ़ी ऐड करेंगे इसमें नेक्स्ट ईयर। हम लोग का काम हो गया अभी काफ़ी। इतनी सारी चीज़ें, मतलब तू CFA भी करता है, ये स्टैकॉन, फिनिक्स, फिर तेरा क्लब है, तो इतनी सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर लेते हैं इतना सारा शेड्यूल में? और फिर एकेडमिक जर्नी भी ऑब्वियसली तेरी आई एम बोथ की तो वर्चुअल कमिटमेंट है कि देखो यहाँ पे भी, और फिर पर्टिकुलरली तू जिम भी जाता है, तो इतनी सारी चीज़ें एक दिन में कैसे मैनेज कर लेता है? राइट, सो आई वांट से मैनेज करना इतना डिफिकल्ट है, लाइक 7 से 10 का टाइम है दिन में पूरा, तुम्हारा ये जैसे करना ऐसे कर सकते हो। सेकेंडली बात ऐसी हो जाती है कि वो एक थोड़ा वही है, राइट। अब मुझे जो करना पसंद है वही सब मैं करता हूँ, तो वो एक थोड़ा अंदर से रहता है कि ठीक है कर ही लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। थर्ड बात ऐसी होती है कि डिसिप्लिन वाला पार्ट है, वो डिसिप्लिन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। मतलब अब ऐसा नहीं कि मैं कहूँगा अकेडमिक से पढ़ाई में डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, हर जगह पर डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आई थिंक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा आता है कि तुम एक चीज़ में कहीं डिसिप्लिन इन्फोर्स करोगे ना तो हर चीज़ में अप्लाई हो जाता है, राइट। मतलब अब मैं लाइक जिम जाने का मेरा एक अपार्ट फ्रॉम कि फिजिक बिल्डिंग वगैरह जो रीज़न है वो ऐसा है कि डिसिप्लिन थोड़ी इन्फोर्स होती है, राइट। सब अगर मैं कंसिस्टेंटली जिम जा रहा हूँ तो आई बिलीव कि वो डिसिप्लिन बाकी मेरे पूरे दिन में भी री करेगा। इसलिए बस मतलब वो एक प्रायोरिटी है कि ये जाना ही है, जाना ही है। कोई स्ट्रैटेजी वाला बंदा ही बता सकता है स्ट्रैटेजी से ही तूने सोचा कि रीइंफोर्स जो होगा तेरा वो जिम से, वो तेरे नेक्स्ट पूरे डे के लिए तेरा। आई वुड से स्ट्रैटेजिक कम है, ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है, राइट। मतलब कुछ एक चाहिए जो तुम्हारे जीवन में डिसिप्लिन रिइंफोर्स करता है,
तो मेरे लिए वो जिम है, बाकी सब लोग के लिए अलग होता है, तो वैसे ही चलता है। अच्छा, तेरे हाथ में ही मैंने टैटू देखा है, तो ये टैटू का क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब कि क्यों बनवाया तूने, ऐसा क्या राइट, मीनिंग है सो फिर? ये टैटू जो है, राइट, सो टैटू एक फिलोसफी टाइप है, तो स्टोइसिज्म में काफ़ी बड़ी फिलोसफी जहाँ पे मैं बिलीव करता हूँ। काफ़ी मिसअंडरस्टूड फिलोसफी है बेसिकली। मतलब लोगों को लगता है कि अगर कोई स्टोइसिज्म में बिलीव कर रहा है तो उसका ऐसा ही है कि वो इमोशनलेस है। आई वोंट से वो इमोशनलेस है। इस फिलोसफी का हर आदमी के लिए अलग अलग मीनिंग होता है। एक मेन ये है कि तुम लोग इमोशंस मैनेज कर सकते हो या रेगुलेट कर सकते हो, ज़्यादा शो नहीं करते हो, ये वाली बात हो जाती है। सेकंड बात जाती है, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि ये फिलोसफी का मेरे लिए मतलब ऐसा है कि रिएक्ट नहीं करना है, राइट। सो अगर कोई कुछ कुछ हो रहा है उसको काम वगैरह रह के रिएक्ट नहीं करना है। सो वही एक बात है, मतलब तेरे को ये एक ऐसा मोटिवेशनल या फैक्टर ही रिमाइंडर लगता है? टाइप है कि ठीक है, रिएक्ट नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है, बस वही है। अब वो मैं पूरा इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया, पर देखते धीरे धीरे क्या होता है। चल नाइस है। मतलब टैटू इज ऑल अबाउट कि अगर तेरे को इससे कुछ मोटिवेशन मिल रही है तो बनाओ, नहीं तो जनरली लोग ऐसे बना लेते हैं दूसरे लोगों को देख के, लेकिन उसके कुछ अब तो वो सिग्निफिकेंस है। सबकी पर्सनल चॉइस है जिसको ऐसे बनाना है। मेरे लिए पर्सनल ये ऐसी सीन है, तो मैं लगा चल रहा नाइस यार। और चलिए अब बहुत हो गया है फाइनेंस वगैरह, अब थोड़ा तेरे स्कूल या फिर बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं कि तूने अपने बचपन में ऑब्वियसली कुछ कांड वांड तो किए ही होंगे, और या फिर तेरा कोई किसी में इंटरेस्ट तो क्रिएट हुआ होगा, क्योंकि बचपन में ऐसी चीज़ होती है जब आदमी क्रिएटिव होता है ज़्यादा हूँ। और राइट, इधर उधर चीज़ें करता रहता है, तो ऐसा कोई राइट, पर्टिकुलर याद कोई कांड या फिर कोई ऐसी स्टोरी जो स्कूल लाइफ में हुई हो? राइट। सो हमारे यहाँ पे लाइक हम लोग का काफ़ी काफ़ी बेसिक स्कूल लाइफ थी। हम लोग का क्या था, सुबह 8 to 2:30 स्कूल होता था। बस रोज़ जाना है, रोज़ाना है। वो आदत लग गई थी, आदत हो गई थी। एक ये था, मुझे स्कूल मिस करना पसंद नहीं था, क्योंकि स्कूल में दोस्त दोस्त काफ़ी होते थे, तो घर पे बोर होता है, जाके स्कूल में बैठो कुछ तो करो, हो जाता है टाइम पास। तो बस थर्ड फोर्थ तक मैं काफ़ी सिंसियर स्टूडेंट था, पढ़ाई वढ़ाई करता था। उसके बाद कुछ दोस्त मिल गए तो थोड़ा बिगड़ने की राह पे चल दिए, तो ऐसे बड़े बढ़ते फोर्थ फिफ्थ तक चलता रहा। बाकी जो चलता था साइड में एक्स्ट्रा करिकुलर्स वगैरह काफ़ी चलने लग गए। फिर फिफ्थ सिक्स से थोड़ी पढ़ाई वगैरह बढ़ गई, तो बाकी चीज़ें थोड़ी कम हो गई थी। अब करते करते एट्थ नाइन्थ में वो एक्चुअल कांड करने वाला फेज शुरू हो गया। तो काफ़ी मस्ती की मेरे दोस्तों ने उस टाइम पे। काफ़ी अच्छे दोस्त थे मेरे, लेकिन हम लोग मस्ती काफ़ी करते, पर हम लोग के लिए पढ़ाई वगैरह काफ़ी तक मैनेज हो जाती थी। तो वही बात है, काफ़ी दोस्त हैं मेरे, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं वो अभी। कुछ लोग आईआईटी में हैं, कुछ लोग अलग कुछ कर रहे हैं। सो काफ़ी फोड़ रखा है सबने जीवन में, चल रहा है तो बस। तूने बोला कि तू एक्स्ट्रा करिकुलर्स में इन्वॉल्व था, तो ऐसी पर्टिकुलर कोई ऐसी कोई एक्टिविटी बता सकता है जिसमें तू बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा अपनी स्कूल लाइफ में? राइट, सो मेरा सीन ऐसा है ना कि मैंने ऐसा पर्टिकुलरली कुछ परस्यू नहीं किया है, पर मैंने ट्राई सब किया है। लाइक मैंने अब क्लासेस वगैरह होती थी, राइट। सो मैंने सब चीज़ों की क्लास की। मैंने ड्राइंग किया है, मैंने स्केटिंग किया है, मैंने कराटे गया हूँ मैं, फिर मैंने स्विमिंग किया था, मैंने फुटबॉल गया टाइम पे। बहुत सारी क्लासेस किया है, मतलब बहुत पैसा खर्च किया मेरे मम्मी ने मेरे पे। ऐसा कुछ खास इंटरेस्ट आया नहीं कभी किसी चीज़ में। तो तो कराटे में मतलब कोई ऐसी पर्टिकुलर बेल्ट? राइट, सो हाँ, कराटे मैंने कंप्लीट किया था ब्लैक बेल्ट तक, तो वो काफ़ी अर्ली एज पे हो गया था मेरा। सो लाइक वो तो ऐसा था कि सर फोर्स करते थे काफ़ी। वो पेरेंट्स ने ना सर को पूरी फ्रीडम दे दी थी कि तुम कुछ भी करो, उसे क्लास में रखो। तो वो काफ़ी मारते वारते थे सर, तो आदत लग गई। वो काफ़ी उसने काफ़ी हेल्प किया था, कराटे ने काफ़ी डिसिप्लिन बिल्डिंग वगैरह में हेल्प किया मुझे जीवन में। तो बस वही बात है। सही, मतलब स्कूल लाइफ में भी अच्छे अच्छे कांड करें, फिर कॉलेज में नहीं कर रहे ये कांड, बस स्कूल में छोड़ दी? अब जो करना था काफ़ी, तो स्कूल में हो गया। लाइक 11th 12th में काफ़ी जब जब पढ़ने का टाइम था, तब से पढ़ाई की नहीं मैंने काफ़ी ज़्यादा, तो उसके काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह थे। तो चलो कॉलेज है, 2 4 साल पढ़ लेते हैं, जिससे कोई दिखता है, बाकी है तो अब पढ़ाई। तेरा क्या प्लान है फ्यूचर में, कि अब जैसे स्कूल में तो चल ठीक है तूने अपना कांड वांड कर लिए और कराटे भी कर लिया और थोड़ी फिजिक बिल्डिंग कर ली, राइट, कॉलेज में अब तेरा ये है कि तूने क्लब फाइनेंस सीएफए कर लिया, तो अब आगे क्या प्लान है इसके बीबीए के बाद? राइट। सो तो मैं सोच रहा हूँ फिलहाल कि कॉलेज के 2 3 साल काटने हैं जैसे वैसे। उसके बाद लाइक कैट जीमैट का जो कॉन्फ्लिक्ट है, वही कॉन्फ्लिक्ट मेरा भी काफ़ी हद तक, पर मैं थोड़ा जीमैट की तरफ ज़्यादा लैंड हूँ। मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि मतलब अपने देश में जो फाइनेंस का एक्सपोजर मुझे चाहिए वो इतना कम नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे बाहर जाना है, घूमने जाना है, वो कल्चर वाली वो बात नहीं है। जो एक्सपोजर चाहिए मुझे फाइनेंस की तरफ, वो अपने देश में थोड़ा है नहीं। बस थोड़ी लिमिटेशंस वगैरह भी है अपने इस पर। तो मैं चाहता हूँ कि जीमैट वगैरह करूँगा मैं, आगे जाना है, बस वही सीएफए वगैरह कंप्लीट करना है, जीमैट करना है। आई वुड से कि एमआईएम प्रोग्राम में ज़्यादा टारगेट कर रहा हूँ, तो उस तरीके से देखते कैसे होता है। तो तेरे को उसको लेके क्या कहना है कि जो इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स होगी तो तू उसमें अप्लाई करेगा, क्योंकि तेरे को कह रहा है कि एक्सपोजर चाहिए, तो राइट, जैसे अभी हमारा कॉलेज भी प्रोवाइड कर रहा है राइट, अपॉर्चुनिटी, तो तेरे को लगता है कि तू उसमें एलिजिबल हो सकता है या फिर तू उसको आगे जाके परस्यू कर सकता है इंटर्नशिप्स को? राइट। सो इंटर्नशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट है। सीवी में अगर कोई भी देखे तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इंटर्नशिप हो जाता है। सो वो इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि तुम्हें जो जॉब चाहिए उसका एक प्री रिक्विजिट है वो, राइट। मतलब इंटर्नशिप्स सीवी बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, इसमें कहूँ। और एक बात ऐसी हो जाती है कि अगर मुझे लाइक फॉर एग्जाम्पल बाहर जाना है,
तो इंटरनेशनल एक्सपोजर जो कॉलेजेस में मैं अप्लाई करना चाहूँगा वो काफ़ी वैल्यू करते हैं वो कॉलेजेस। तो इसीलिए आई वुड से वो जो इंटरनेशनल ये है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर वो थोड़ा लाइक मेरे इंटरेस्ट से अलाइड नहीं, राइट। वो थोड़ा रिसर्च इंटर्नशिप टाइप है, मुझे थोड़ा लाइक को जो वर्क एक्सपीरियंस होता है उस तरह की तो मतलब तेरे को इंटर्नशिप। कुछ ऐसा नहीं है कि तेरे को कुछ पब्लिश करना पेपर या फिर कोई पब्लिकेशन में अपने यहाँ कुछ अप्लाई करना जिससे कि तेरा फाइनेंशियल डोमेन में थोड़ा कुछ राइट एक्सपर्टीज क्रिएट होता है? राइट, सो वो एक बात है, राइट। सो रिसर्च इंटर्नशिप जो है ना उसमें एक बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं, आई थिंक उसमें काम करने करने वाले लोग। सेकंड बात ऐसी होती है जो इंडिपेंडेंट रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने हैं वो यहाँ से भी काफ़ी हो जाते हैं। तुम तो फैकल्टी को अप्रोच कर रहे हो, किसी तुम्हारे पास कोई आइडिया होगा, कोई रिसर्च टॉपिक होगा, तुम उनसे बात करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं ये। वही बात है, मतलब ऐसा नहीं कि रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए रिसर्च रिसर्च अच्छा, इंटर्नशिप करनी है। तो फैकल्टी को अप्रोच करने वाला कैसे? मतलब तेरे को लगता है कि फैकल्टी इतना फ्री है कि तेरे को ऑब्वियसली हेल्प कर सकती है, क्योंकि फैकल्टी के भी अपने काम रहते हैं, वो भी अपने पब्लिश करते राइट रहते ऑफ कोर्स, हाँ। सो फैकल्टीज़ काफ़ी बिजी है यहाँ पे, पर एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि एज़ कम्पेयर टू बाकी कॉलेजेस हमारे यहाँ के फैकल्टीज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। और अगर तुम जेन्युइनली जाओगे उनके पास, बताओगे कि तुम्हारे पास आइडियाज़ है, वो आइडियाज़ अगर उन्हें अच्छे लगे, ऐसा नहीं कि सब तुम्हारे सब आइडियाज सब फैकल्टीज को पसंद आएंगे, किसी न किसी फैकल्टी को तो अच्छे लग जाएंगे। बस बात करते रहो लोगों से। अब ऐसा है वो लोग का तुम्हारे तुमसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, काफ़ी ज़्यादा ये, तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें रिस्पॉन्ड करेंगे या फर्स्ट में सब कुछ बता देंगे। ट्राई करते रहना है, धीरे धीरे बात करने लग जाएंगे वो। पर वो है कि अगर देख तुम्हें कोई फैकल्टी हेल्प करना है तो हेल्प कर रहा है तो बहुत हेल्पफुल होता है, और मोस्टली कर देते सब लोग हेल्प, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब अच्छी बात है अगर फैकल्टी तेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उनका एक्सपीरियंस भी मैटर कर रहा है राइट, तेरी लाइफ में। काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है वो। तो मतलब तूने अभी बोला था कि तेरे को जैसे इंटर्नशिप्स जगह होती है जो तेरे इंटरेस्ट से अलाइंड हो, तो वो तू ऑब्वियसली परस्यू करता है। तो ऐसा कोई पास्ट में इंटर्नशिप्स रही है जो तू मतलब तेरे को हेल्पफुल हुई हो, और तू फाइनेंशियल डोमेन में है तो तू फाइनेंशियल में कोई ऐसी इंटर्नशिप की है पास्ट में? राइट, सो मैंने एक मेरा इतना अच्छा रहा नहीं है, मुझे फाइनेंस में आज तक इंटर्नशिप मिली नहीं है। एक चांस था पर मैंने उस टाइम पे कुछ और परस्यू किया था, मुझे लगा था वो ज़्यादा बेटर है। सो मैंने पिछले दिसंबर में ईवाई में इंटर्नशिप की थी। सो वो मुझे एक फ्रेंड के रेफरल के थ्रू मिली थी। हमने वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया था। राइट, हम लोग जो ESG गोल्स होते हैं, सस्टेनेबिलिटी गोल्स जो होते हैं, राइट। अच्छा, सो सस्टेनेबिलिटी गोल्स पे जो प्रोग्रेस होती है उसको मॉनिटर कर रहे थे। सो बस वही काम था हमारा तो वॉज काफ़ी। इट ऑनलाइन और ऑफलाइन? नहीं, हमने वो छत्तीसगढ़ में की थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग काम था वो। तो तेरे को क्या लगता है कि जो जनरली या तो कॉलेज से मतलब जो रिमोटली करते हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वो इंटर्नशिप्स ज़्यादा मैटर करती है या फिर जनरली ऑन फील्ड और ऑफलाइन इंटर्नशिप रहती है? कन्वीनियंस वाइज देखोगे तो रिमोट इंटर्नशिप ज़्यादा मैटर करते हैं, पर अगर तुम्हें लाइक ऐसा अगर तुम कोई इंटर्नशिप कर रहे हो रिमोट है, सो उससे अच्छा मतलब वो किसी कोर्स टाइप ही हो जाता है, राइट। उससे जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है, राइट, मतलब तुम वहाँ जाओगे, लोगों से बात करोगे, अपार्ट फ्रॉम वर्क बात करोगे, वो लोग कुछ नया बताएंगे तुम्हें, थोड़ा कल्चर वगैरह क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो पता चलता है, कैसे बिहेव करना है, कैसे ये करना है, प्रेजेंट करना है, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है। सो आई वुड से अगर फर्स्ट कपल ऑफ ईयर्स में जब तक अगर पॉसिबल है तो मोस्टली जो ऑफलाइन इंटर्नशिप्स होती है, मतलब ऑन साइड जो होती है वही करो। उसके थोड़े डिसएडवांटेज होते हैं, कन्वीनियंस का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, पर आई वुड से वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो कोई कोर्सेज वगैरह वैसे होते हैं जहाँ पे तू अप्लाई कर ले तो तेरे को इंटर्नशिप्स मिलने में थोड़ा हेल्पफुल रह जाता है, या फिर कोई ऐसे पर्टिकुलर साइट्स वगैरह जहाँ पे तेरे को इंटर्नशिप्स ईजिली एक्सेसिबल है? राइट, सो आई वुड से इंटर्नशिप्स मिलना बहुत कम्पिटिटिव है, मतलब आजकल तो बहुत डिफिकल्ट हो गया है। मतलब जहाँ तक मैंने मैंने सुना है, लाइक जो बिना स्टाइपेंड के इंटर्नशिप्स है वो भी लोगों को बहुत कम मिल रहे हैं आजकल। सो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। बस वही एक बात ऐसी रहती है उसमें कि तुम कैसे डिफरेंशिएट कर पाते हो अपने आप को, तुम्हारे पास ऐसे क्या वैल्यू एडेड चीज़ है। तुम अगर तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो इंटर्नशिप के लिए, तो तुम्हें कुछ वैल्यू ऐड करनी है जो तुम अपार्ट फ्रॉम तुम्हारा जॉब डिस्क्रिप्शन है, राइट। कैसे वैल्यू ऐड कर पाते हो, और ये सब हो गया, तुम ये सब कर पाते हो। इससे इम्पोर्टेंट बात है तो कि तुम कैसे कन्वे कर पाते हो कि मैं तुम्हारे लिए सब कर सकता हूँ। सो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रही बात इंटर्नशिप्स की, तो आई वुड से जो इंटर्नशाला वगैरह है वो इंटर्नशिप्स परस्यू ना करें, वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो मैं मोस्टली इंटर्नशिप्स फर्स्ट सेकंड ईयर में बहुत कम चांस है कि अप्लाई करके इंटर्नशिप मिलेगी। एक रेफरल्स वाली चीज़ें काफ़ी काम कर जाते हैं, तो लिंक्डइन कनेक्शंस होते हैं, तुम्हारे पर्सनल कनेक्शंस होते हैं, फैमिली कनेक्शंस होते हैं, फैकल्टीज कुछ होते हैं। सो ये सब लोग तुम्हें काफ़ी हेल्प कर सकते हैं कनेक्शंस वगैरह बिल्ड करने में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेफरल से ही मोस्टली काम होता है या internships बट वगैरह में बिकॉज आई वाज आल्सो सर्चिंग फॉर इंटर्नशिप इन माय समर दिस द तो। फर्स्ट राइट, ईयर के बाद। तो मैं जनरली पहले देख रहा था कि मिल जाए, हाँ लेकिन फिर हाँ, मैंने बहुत रिसर्च किया, मैंने लिंक्डइन पे भी इंटर्नशाला जैसे तूने बोला, राइट लेकिन मुझे जनरली मतलब ऐसे कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया नहीं था। लेकिन राइट, फिर मेरे एक फ्रेंड था जो जिसने मुझे रेफर किया, सो आई इजीली गेट इट। तो मुझे लगता है शायद आज के टाइम में रेफरेंस का रेफरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत important चल मतलब ठीक है, इंटर्नशिप्स आर गुड फॉर जॉब्स एंड योर फॉर योर फ्यूचर जर्नी, बट तेरा कोई ऐसा प्लान जहाँ पे तेरे को कोई अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना हो, या फिर कोई वैसा बिजनेस प्लान जो आगे जाके जॉब के साइड करना हो? राइट ऑफ कोर्स, हाँ। लाइक इवेंचुअली अब तो काफ़ी यंग हूँ मैं, मतलब मैं सोच रहा हूँ इवेंचुअली
एक जब एक ठीक ठाक लेवल ऑफ एक्सपीरियंस बिल्ड हो जाए, थोड़ा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी आ जाए, थोड़ा काम हो जाए, लाइक इवेंचुअली मुझे अपना एक फ़ंड लॉन्च करना है। जैसे सो भाई कॉलेज में जो हमने क्लब लॉन्च किया था उसी का थोड़ा डेमो टाइप था, तो देखते कैसे होता है क्या होता है, तो बस इवेंचुअली अपना फ़ंड लॉन्च करना है। उसके अलावा अगर कोई एंटरप्रेन्योर वेंचर होगा तो ऑफकोर्स करना है। मतलब ये एक बात चाहते है कि वो काफ़ी एक एंटरप्रेन्योर वेंचर से तुम्हें जो एक्सपीरियंस मिलता है वो बाकी किसी चीज़ से नहीं मिलेगा। एक पॉइंट जाते हैं, प्लस जो सीवी पॉइंटर बनता है राइट, अगर तुम स्पेशली फॉरेन कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो तो किसी एंटरप्रेन्योर वेंचर से तुम्हारा जो सीवी पॉइंट बनेगा वो बहुत ज़्यादा यूनिक होगा और वो काफ़ी डिफ्रेंशिएट करेगा तुम्हें बाकी लोगों से। तो क्या लगता है कि इंडिया में ईज ऑफ जो तूने बोला कि तेरे को अपना फंड लॉन्च करना है वो Right. कितना ईजी है तेरे को लॉन्च करना, क्योंकि क्या फिर ऐसा कोई अभी मार्केट में है जो लोग ये ऑलरेडी कर चुके हैं या फिर तेरी एज के या फिर जो कर रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि तूने जो पर्टिकुलर डोमेन बोला मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों को पता होगा कि फंड कैसे लॉन्च करते हैं, और ये तो तू थोड़ा समझा सकता है आगे उसके। राइट, सो फंड लॉन्च कैसे करते हैं उसमें उसके उसके मेरे को काफ़ी बेसिक आइडिया है। सो बेसिकली ऐसा होता है कि एक कैपिटल रिक्वायरमेंट्स वाली बात आ जाती है और लीगल कंप्लायंस हो जाता है। प्लस तुम्हारे पास कैपिटल है, उसके बाद तुम सिर्फ खुद का कैपिटल मैनेज कर सकते हो, पर वो इतना रिकमेंडेड नहीं होता है क्योंकि तुम्हें एक्सपेंस वगैरह निकालने होते हैं राइट। सो बहुत ये है कि तुम्हें इन्वेस्टर्स की बैकिंग चाहिए होती है। सो इन्वेस्टर्स की बैकिंग मिलने के लिए तुम्हारी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर कोई काफ़ी यंग है लाइक और उसकी क्रेडिबिलिटी है तो अपना फंड लॉन्च कर सकता है, पर सब बहुत कम चांस होगा। सो यूजुअल जर्नी ये होती है, जैसे मैं बता रहा था कि तुम कुछ लाइक तुम्हारी एजुकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, उसका तुम्हें वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तुम्हें लाइक तुम्हारी टक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, एक इंडस्ट्री में नेम होना चाहिए। उसके बाद अगर तुम किससे फंड रेस करने जाओगे तो तुम्हें काफ़ी अच्छे टाइम से कैपिटल मिल जाएगा। और वो कैपिटल भी मतलब ऐसा नहीं कि एक बार में काफ़ी मिल जाता है, वो सिक्वेंशियली चलता है राइट। मतलब तुम जैसे जितनी पहचान होती है, कनेक्शन के थ्रू कैपिटल मिलता है, रेफरल्स के थ्रू मिलता है कैपिटल भी। उसके बाद तुम्हारी जो इंडस्ट्री में रेपुटेशन होती है उस पर काफ़ी बेस्ड होता है। बस वैसे ही जैसे जैसे कैपिटल आएगा वैसे तुम फंड लॉन्च कर सकते हो। नाइस, मतलब राइट एज ऐसी कोई है नहीं पर्टिकुलरली, राइट एज कुछ नहीं है फंड लॉन्च करने की। मतलब जब तेरे को क्रेडिबिलिटी लगे और जब तेरे को लगे कि तेरे प्रॉपर नंबर ऑफ कनेक्शन है राइट, इंडस्ट्री में तो तू कर सकता है लॉन्च। ऑफ कोर्स। चल नाइस, मतलब अगर तू ये सब लॉन्च कर रहा है तो तेरे को लगता है कि तेरे पेरेंट्स वगैरह इतना तेरे को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि तू ऑब्वियसली इतनी चीज़ों में इन्वॉल्व है, तो तेरा पेरेंट्स को लेके क्या फैमिली बैकग्राउंड सपोर्ट कर रहा है ये सब चीज़ें करने में? राइट, सो मेरे पेरेंट्स मोस्टली लाइक ऐसा नहीं कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी मना किया कभी रोका है, मोस्टली सपोर्ट करता है। सो वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। मतलब मुझे पेरेंट्स ने जनरली किसी चीज़ के लिए कभी रोका नहीं है। ऑफ कोर्स वो ये होता है कि ठीक है जो जो करना है करना है। मतलब उन्हें बस ऐसा कहा है हमेशा कि ठीक है कुछ भी करो पर जो कर रहे हो अच्छे से करो, यही बात है। तो बस वो इम्पोर्टेंट है, बाकी एवरी पेरेंट एडवाइस। हाँ। तो तेरा फ्रेंड्स को लेके क्या कहना है, जो तूने बोला कि अपने तेरे फ्रेंड्स वगैरह ऑलरेडी आईआईटीज वगैरह में हैं या फिर तेरे जो कुछ ऑलरेडी कुछ प्रोडक्टिव ही कर रहे हैं, तो वो फ्रेंड्स वगैरह तेरे को अभी हेल्प कर रहे हैं कुछ इन चीज़ों में, या फिर तूने मतलब मैं देखा कि तू इतनी सारी चीज़ें में अपडेटेड रहता है, तो ये सब ऑब्वियसली स्कूल लाइफ से तेरा स्टार्ट हुआ होगा। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जैसे जो छोटे टाउन से होते हैं, सिटी से होते हैं, जिनको पता नहीं होता कि इतने सब चीज़ें के बारे में, तो वो ऐसा बिगिनर लेवल कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एक बंदे को पता होना शायद ही होगा, मतलब तू ऑब्वियसली एक्सेप्शन है और कोई नहीं हो सकता इतना। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, एक्सेप्शन वाली बात नहीं है। बेसिकली कैसा हो जाता है ना कि अब जैसे तुम एक तो वो है कि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट, पढ़ना यानी स्कूल का पढ़ना ये वो पढ़ना नहीं, तुम बुक्स वगैरह कितना पढ़ते हो, इंटरनेट वगैरह कितना ये करते हो, एक्सपोजर वाली बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है राइट। सो मेरे लिए एडवांटेज था कि जो रिसोर्सेज वगैरह थे, अब इसमें पेरेंट्स को काफ़ी थैंक यू कहना चाहूँगा मैं कि उन्होंने काफ़ी सारी जो चीज़ें थी एक्सपोजर मेरा काफ़ी बढ़ा दिया था उन लोगों ने। लाइक हमारे यहाँ पे न्यूज़पेपर वगैरह काफ़ी चलता था, इंटरनेट का मुझे काफ़ी एक्सेस था। तो मतलब वही है कि जैसे जैसे एक्सपोजर बढ़ता गया, जैसे मैंने और चीज़ पता की, डिस्कवर की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मतलब अच्छी बात है तेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, लेकिन एक चीज़, अगर अगर तू जैसे इस कॉलेज में नहीं आता तो क्या तेरा प्लान था, प्लान बी, कि अगर आईपी मेट क्लियर नहीं होता? सो प्लान भी ये था कि प्लान भी नहीं ऐसा मेरा ये आई मेरा प्लान भी था बेसिकली। सो मैंने इंजीनियरिंग की थी, जेई वगैरह इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहता था मैं, जेई वगैरह दिए थे मैंने, ठीक ठाक स्कोर आ गया था, तो मुझे एक स्टेट कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था। सो अगर मैं वहाँ होता तो कुछ और कर रहा होता अपना तो मतलब तेरे को क्या लगता है कि आईएमबी तेरी लाइफ में कितना सिग्निफिकेंस और क्या तेरे को इंपॉर्टेंस और कैसे तेरे को हेल्प कर रहा है आगे? राइट। सो आई वुड से मतलब अगर मैं मुझे किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता सो वो इतना अच्छा नहीं होता, तो यहाँ जो हो रहा है वो उससे बेटर ही है काफ़ी। आई एम बोथ क्या आई वुड से बहुत लाइक रिलेवेंट है। लोग काफ़ी कॉलेज को उन्हें लगता है कि आई एम भी जितना अच्छा नहीं है लाइक एज़ कम्पेयर टू इंदौर बिकॉज वगैरह। बेबी आई एम है हाँ और ऑफ अभी कोर्स, स्टार्ट हुआ वो है। सारे सारे भी है, वो सारा काफ़ी परसेप्शन वाली बात आ जाती है। पर आई वुड से अपने कॉलेज में कुछ ऐसी चीज़ है जो बाकी किसी कॉलेज में नहीं है राइट। सो अपने यहाँ पे अपन तो बहुत यूनिक यूनिक जगह पे राइट, मतलब एज़ कम्पेयर टू कॉलेज का लोकेशन भी और कॉलेज का स्टेटस है उसमें भी राइट। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली कॉलेज में एक तो वो है, अपना कॉलेज नया है राइट। सो अपने कॉलेज में अभी तक ऐसा है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हुई नहीं है, प्लस जो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे है वो आई वुड से काफ़ी कम कॉलेजेस में, मतलब आई एम इंदौर में भी ऐसी काफ़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ होगी जो यहाँ पे है।
सो अगर तुम्हें पता है कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, तुम उसे एक्सप्लॉइट कर पा रहे हो, तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा सर तुम्हारे लिए। यही बात तो सर। जैसे कोई आई एम वो दिया ऑब्वियसली या तो जिपमैट के थ्रू आ सकते हैं या फिर राइट। कैट के थ्रू आ सकते हैं, लेकिन अगर अच्छी बात है, अगर जिपमैट के थ्रू आ जाए तो उसको 5 ईयर्स का एक्सपोजर मिल जाता है जैसे तेरे राइट। को मिलेगा अगर तू 3 साल प्लस 2 ईयर्स यहाँ पे कंटिन्यू राइट। करेगा। लेकिन ऑब्वियसली इसके बाद हर कोई सोचता है कि मैं आई एम अहमदाबाद जाऊँ या फिर बाहर फॉरेन में जाऊँ, तो ऐसा क्या क्रेज है कि आई एम अहमदाबाद वगैरह या फिर बाहर जाने का कि लोग जनरली जी मैट दे देते हैं या फिर कैट के लिए परस्यू करते हैं इवन इफ दे आर इन आई एम्स। राइट। सो बेसिकली कैसा है, एक वही है कि ठीक है तुम आई एम में हो पर आई एम अहमदाबाद है ऑफ कोर्स। मतलब वो रेपुटेशन वाली बात है, उनकी काफ़ी सारी ब्रांड वैल्यू है, सब लोग चाहते हैं कि वो करना है, वो है मतलब उसके कुछ रीजंस है कि वो बेस्ट है, वो बेस्ट है, वो बेस्ट रहेगा। अपन भी जाएंगे पर वो है। तो बस एक वही होता है कि सबको आगे जाना है, तो ठीक है बहुत कैसे आई एम में जाएंगे वगैरह। एक फॉरेन जाने वाली बात ऐसी है कि वो करना चाहते हैं लोग, करना बहुत अच्छा है, रिक्वायर्ड है। तुम किस रीज़न से जा रहे हो, राइट। एक तो क्योंकि फॉरेन में भी जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव है और और एक्सपेंसिव भी है इतना। एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, वो एक बात है। और सेकंड बात ऐसी आती है कि अपने यहाँ पे जैसे कैंपस प्लेसमेंट्स होती है, फॉरेन कॉलेजेस जो होते हैं उसमें कैंपस प्लेसमेंट्स नहीं होती, राइट। उसमें करियर गाइडेंस टाइप होता है, जॉब फेयर्स होते हैं, पर उसमें कैंपस प्लेसमेंट्स नहीं हो रही है। तो अगर बाई चांस ऐसा होता है कि तुम जा रहे हो, तुमने किया काफ़ी एक्सपेंसेस वगैरह थे वो सारे पे किए वगैरह, और उसके बाद बाई चांस में अगर प्लेसमेंट नहीं होती है, जॉब नहीं मिलता है, तो जो सिनेरियो होता है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, उसमें उसमें कोप करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। सो इसलिए बस तुम क्यों जा रहे हो, सोचो कहाँ जा रहे हो, सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो जाना सच में वर्थ है, उसका एक लाइक कैलकुलेशन वगैरह होता है, कैसे कर तुम कैसे आर आएगा वगैरह वगैरह, आर जो भी, तो कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। चल बढ़िया यार, मतलब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि अगर मान लो उसको फॉरेन में जाना है तो वो इतना सेटबैक झेल सकता है नहीं कर सकता है, और ऑफ अगर मान कोर्स। ले वो प्लेसमेंट नहीं हो गई उसकी ऑब्वियसली, मतलब कैंपस प्लेसमेंट तो नहीं होगी, राइट। अगर बाहर से भी अगर नहीं हो पाई तो मतलब क्या फैक्टर है कि क्यों नहीं हो रही और वो नेक्स्ट क्या बेस्ट ऑल्टरनेटिव कर सकता है। सही है, मतलब अच्छा लगा मुझे। लेकिन तेरे को क्या लगता है कि अगर तू किसी चीज़ में डीमोटिवेट हो रहा है या फिर तेरे को सेटबैक मिल रहा है तो उसको कैसे, उसको मतलब तू पॉजिटिवली कैसे ले, क्योंकि ऑब्वियसली तू इतनी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है तो कुछ ना कुछ में तो कहीं ना कहीं तेरे को भी सेटबैक्स मिले होंगे। राइट। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं सेटबैक्स मिले नहीं है, वो सेटबैक्स मोस्टली पार्ट होते हैं। मतलब ऐसी बात है मेरे लिए ऐसा रहा है कि मतलब काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहा हूँ मैं, तो उसमें से एक हाथ कुछ नहीं हुआ तो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, वो आदत टाइप हो गई कि ठीक है 10 चीज़ें करोगे उसमें से 3-4 नहीं होंगे, ये क्या फ़र्क पड़ता है, नेक्स्ट कुछ करते हैं। सब वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। एक ही बात है कि तुम अगर सब कुछ पर्सनल लेने लग जाओगे, हर सेटबैक पर्सनल लोगे, हर जो भी नेगेटिव चीज़ें पर्सनल लोगे, तो उससे कुछ होगा नहीं। ऑफकोर्स बुरा लगता है, बुरा लगेगा, ये वो नेचुरल है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट ऐसा है कि तुम उसके बाद क्या करते हो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़िया बढ़िया। तेरे को टीम को लेके क्या कहना है कि तेरे को मतलब कैसे अपना पार्टनर चूज करना चाहिए या फिर टीम कैसे बनानी चाहिए, क्योंकि तू ऑब्वियसली इतनी सारी चीज़ें अकेले तो नहीं करता, जो राइट। जैसे ऑफ तू कोर्स केस बुक बहुत बना रहा है इंपॉर्टेंट। या फिर तू केस कॉम्स लड़ रहा है, ये सारी चीज़ें टीम के साथ ही बनाएगा। तो तेरे को हाउ टू फाइंड द राइट पार्टनर कह सकते हैं या फिर कैसे आगे अपनी टीम ग्रो करनी है, तेरे पे इस पे क्या कहना है। इट्स ऑफ कोर्स मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब मैंने बहुत ट्राई किया टीम बनाने की, केस काउंसलर स्पेसिफिकली, तो मतलब मैंने ट्राई तो बहुत किया आज तक। ठीक है कुछ टीम्स थी हमारी जो काफ़ी अच्छी थी, आई वुड से आज तक तो मैं अच्छी टीम बना नहीं पाया हूँ कभी केस काम के लिए एटलीस्ट। जो हुआ है अब देखते हैं। तो टीम बनना बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर मतलब स्पेसिफिक तुम केस काउंस के लिए कर रहे हो तो टीम बनाने का भी एक स्ट्रक्चर होता है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फॉलो करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जो रैंडमली दोस्तों के साथ करोगे वो एक ऑप्शन है, पर फिर आई वुड से कि एक टीम बनने का स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर फॉलो करके करोगे तो ज़्यादा बेटर है। सेकंड जनरल टीम बनानी है तो आई वुड से टीम बनना ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा है कि तुम लोग जो लोग से तुम जो लोग कि तुमसे तुमसे बनती है या जो लोग तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ करने से अच्छा है तुम ऐसे लोगों के साथ काम करो जो लोग तुमसे नहीं बनती है, या फिर मतलब जो तुम्हें कुछ डिफरेंट व्यू पॉइंट दिख पाएंगे या जो तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करेंगे तुम्हारे स्किल्स को, वो टीम बनाने का ही पार्ट होता है। बढ़िया है, मतलब ठीक है, टीम अगर बनानी है तो ऑब्वियसली कॉलेज के दोस्तों के साथ बना दोगे तो ठीक है टाइम पास हो जाएगा, लेकिन अगर प्रॉपर जीतना है और ऐसा है कि अगर उसमें कुछ वैल्यू ऐड करनी है तो कुछ ऐसी टीम बनाओ जिसमें तेरे को मतलब कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हो, राइट। कि अगर तू जैसे कोई प्रोडक्ट मैनेजमेंट का केस लड़ राइट। रहा है तो तू उसमें कुछ डिफरेंट स्किल ला सके और जो सामने वाला बंदा है वो अपना एक्सपीरियंस ला सके, जिससे कि एग्जैक्टली। कुछ ऐसा क्रिएट हो जो ऑब्वियसली यूनिक भी हो और उससे कुछ हेल्पफुल भी राइट। हो। बढ़िया यार सुमित, मतलब ये सब चीज़ें सुन के मज़ा आ गया कि कैट भी, जी मैट भी, CFA, इतनी सारी चीज़ें एक बंदा कर रहा है, मज़ा आ गया। चल मतलब अब लास्ट 2-3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे वाइंड अप करते हैं। तो अगर ऐसा है कि अब तेरा ये सब सेट हो गया, ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरियल जर्नी तेरी स्टार्ट हो गई या फिर तूने CFA लेवल 2 भी क्लियर कर लिया, तो अब फिर उसके बाद तू रुक जाएगा या फिर कुछ और उसके बाद भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लान है, क्योंकि तू मैं देखता हूँ कि रुकता ही नहीं है, कोई ना कोई चीज़ में इन्वॉल्व रहता ही है। ऐसा नहीं, मैं रुकता नहीं हूँ, बेसिकली वही है कि मतलब अभी तो करने की एज है, जितना करना है कर सकते हैं। अब एक पॉइंट आएगा राइट, मुझे लाइक अब मैंने भी नोटिस किया है जितना काम मैं पिछले साल करता उससे काफ़ी कम काम मैं इस साल करता हूँ, नेक्स्ट ईयर और कम करूँगा, तो बस वही है कि जैसे एज बढ़ती जाएगी
वो विलिंगनेस टू डू थिंग्स कम हो जाती है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए पर वो नेचुरल है काफ़ी, तो वो काफ़ी कम हो जाती है, राइट। सो अब जैसे जाएगा आई वुड थिंक एक पॉइंट आ जाएगा जब मैं कहूँगा कि ठीक है बहुत हो गया है, कुछ और करते हैं। सो बस मैं चाहता हूँ कि वो पॉइंट काफ़ी लेट आए, तो देखते हैं कैसा होता है, बस वही बात। तो पेरेंट्स को तेरा मतलब क्या है कि मतलब पेरेंट्स तेरे जॉब बैकग्राउंड से हैं या फिर बिजनेस बैकग्राउंड से है, और तू क्या चाहता है कि तू भी पेरेंट्स की जॉब लाइन में जाए या फिर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करके, जैसे तूने बोला वो तो लॉन्च करेगा ही जो तेरा फंड है, लेकिन तेरे पेरेंट्स को जो जिस पर्टिकुलर जॉब या बिजनेस में होंगे उससे कितना अलाइन करता है ये? राइट। सो मेरे पापा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मेरी मम्मी हाउस वाइफ है, और आई डोंट थिंक मतलब बहुत दूर दूर तक मेरे खानदान में किसी का लाइक फाइनेंस में कोई बैकग्राउंड नहीं है। सो अब मैं जो कर रहा हूँ वो काफ़ी डिफरेंट है ये उससे। अब देखना मुझे कैसे होता है। पेरेंट्स आई वोंट थिंक कुछ माइंड करेंगे, मैं कुछ भी कर रहा हूँ मोस्टली। ऐसा वो एक बात आ जाती है कि ठीक है तुम जॉब कर रहे हो ज़्यादा सिक्योर है, बिजनेस कर रहे हो थोड़ा कम सिक्योर है, पर अगर सही से कर रहे हो तो आई डोंट थिंक पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम होगा, और जहाँ तक मुझे लगता है वो सपोर्ट ही करेंगे आगे भी, तो वही है। और ये तेरे जो जो तू सीएफए कर रहा है उसको तेरे को अकेडमिक जर्नी में कितना तेरे को हेल्प करता है? जैसे हमारे सब्जेक्ट्स भी रह चुके कॉर्पोरेट फाइनेंस या फिर अकाउंट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट, तो डू यू थिंक कि ये सब जो तू करता है वो डायरेक्टली तेरे को हेल्प करता है इसमें अप्लाई करने में? राइट। सो कुछ कुछ चीज़ें हेल्प कर देती है। एक तो क्या हो जाता है कि तुम अगर कुछ, अब ठीक है कुछ कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तुमने अगर पहले से ही पढ़ रखा है तो वो एक एडवांटेज हो जाता है, पर ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट एडवांटेज है तुम कितना कन्वर्ट कर पाते हो। ठीक है पढ़ रखा है सब, पर क्या एग्जाम मार्क्स आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मोस्टली हेल्प हो जाती है, थोड़ी थोड़ी पढ़ना थोड़ा कम पड़ जाता है, हेल्पफुल है वो ऑफ कोर्स। इसलिए कहता हूँ जो कोर्सेज वगैरह जो है वो कोर्सेज वगैरह तुम पहले थोड़ा कर रखोगे तो कॉलेज में बेनिफिशियल हो जाता है, और इवेंचुअली थोड़ा एक्सपर्टीज बन जाते हो उसमें। कोर्स से बता सकते कैसे कैसे कि कौन कौन से टाइप के कोर्सेज करने चाहिए पर्टिकुलर इंसान को? राइट। सो बेसिकली कोर्सेज पे मेरा ओपिनियन ऐसा है कि अगर तुम कोर्सेज कर रहे हो तो एक तो तुम कोर्सेज अगर सर्टिफिकेशन के लिए कर रहे हो तो बहुत कम सर्टिफिकेशन है जो एक्चुअली मैटर करते हैं। तो अगर तुम लाइक कोई यूडेमी वाला सर्टिफिकेट ले रहे हो और सीवी पे लगा रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम्हें इंटर्नशिप मिल जाएगी, तो वैसा नहीं होने वाला। मतलब काफ़ी हार्श लगता है ये, पर वैसा नहीं होने वाला। अगर तुम सीखने के लिए कर रहे हो, ऑफकोर्स मैं भी यूडेमी यूज़ करता हूँ, पर ऐसा नहीं कि मैं यूडेमी का हर सर्टिफिकेट लेकर अपने सीवी पे लगाऊंगा, राइट। अब यूडेमी वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म सीखने के लिए, आई वुड से यूट्यूब भी काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। सो कोर्सेज वगैरह करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट नॉट फॉर द सीवी पर्सपेक्टिव पर स्किल बिल्डिंग पर्सपेक्टिव। तुम्हारी स्किल बिल्ड होगी, तुम कोई अप्लाई करोगे और फिर उसका जो बेनिफिट आएगा वो तुम अपने सीवी पे डाल सकते हो फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे सब प्रोसेस चलता है। मतलब तू मुझे कोर्सेज और वो सब लिंक्स वगैरह जो तूने बोले थे कि रिसोर्सेज अवेलेबल है फ्री, वो मुझे उसके दे सकता है जिससे कि मैं ठीक है डिस्क्रिप्शन मैं में शेयर लगा कर दूँ? दूंगा, या कोई बात। चल ठीक है, थैंक यू भाई सुमित फॉर कमिंग, इट वाज अ नाइस प्लेजर टू लाइक होस्ट यू, एंड तूने इतनी सारी इनसाइट्स दी, तो मुझे लगता है कि जो ऑडियंस होंगी हमारी और जो ऑब्वियसली जूनियर्स होंगे उससे तेरे को मतलब उनको बहुत हेल्प होगी तुझसे, तो मैं थैंक्स होप अ लॉट। करता हूँ कि उनको हेल्प हो। चल ठीक है, थैंक्स अ थैंक यू यार, लॉट। ओके चलो बात। ओके, थैंक यू। सो गाइस दैट वाज सुमित। इस पॉडकास्ट में हमने जाना कि एक बंदा इतना मल्टीटास्कर हो सकता है। उसने CFA, स्ट्रैकॉन, अपना क्लब, फिर आगे GMAT और कैट की तैयारी करने के साथ साथ एकेडमिक जर्नी भी वो संभालता है। तो अगर बंदे में कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन हो तो वो सक्सेस तो पक्का होगा, और आगे जाके क्या पता आप भी ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो आई होप ये आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा। स्टार्टिंग में मुझे लगता है शायद जब पिचिंग के टाइम, मुझे याद है शायद तेरे उसमें ग्रुपिज्म वाली बात आई थी, तो वो ग्रुपिज्म क्यों हुआ था? मतलब वो आज तक फॉलो होता है ऐसा या फिर उसी टाइम था? आई डोंट नो, मतलब ऐसा तो ग्रुपिज्म पर्टिकुलरली उस टाइम भी इसीलिए था बिकॉज यू नो from what I heard in retrospect, I realized that I was very sort of people's person कि मैं लोगों को साथ में लेके चलता। अभी तो so the कैंट्री वाला मेट एवरीथिंग, मैंने ग्रुप पे टैग जाने के लोगों को बुलाना वो सब था, तो आई गेस मे बी उससे it might have that, but उसके अलावा तो I don't think अभी